दोस्तों नमस्कार। भारत में चुनावी राजनीति की पुरपेंच गलियों को समझना शायद सबसे मुश्किल काम होता है और उस पर भी उत्तर प्रदेश का अगर जिक्र हो जाए तो उन पुरपेंच गलियों के भीतर के धागों को आप कैसे सुलझा पाएंगे या उसकी जकड़न को समझने के लिए आपको कौन कौन सी परिस्थितियों से गुजरना होगा यह कोई आसान काम नहीं है। अगर हम आपसे यह कहें कि 2017 के चुनाव में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, उस वक्त बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद के लिए कोई चेहरा नहीं था। चेहरा थे, काम था तो वो नरेंद्र मोदी का था। लेकिन 2022 में ऐसा नहीं है। वो प्रधानमंत्री के तौर पर चुनाव प्रचार करने जरूर पहुंचेंगे, लेकिन उनकी पहचान उत्तर प्रदेश में राजनीतिक चौसर पर ओबीसी नेता के तौर पर होगी। यानी नरेंद्र मोदी ओबीसी पहले, बाद में प्रधानमंत्री। योगी आदित्यनाथ 2017 में सांसद के तौर पर थे। वो चुनाव में ना तो चेहरा थे, ना किसी को पता था कि दरअसल वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। लेकिन इस चेहरे को जब आप सामने रखेंगे तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा ठाकुरवाद का एक चेहरे के तौर पर उभरेगा, जो पूरे उत्तर प्रदेश में 2.5 से 3% है। यानी यहां गवर्नेंस का जिक्र जैसे ही शुरू होगा वैसे ही बाहुबलियों का जिक्र होगा, और बाहुबलियों का जिक्र होगा तो फिर इनकाउंटर की एक लंबी फेरिस्त जो 2017 से 2020 तक उत्तर प्रदेश ने देखी। इतनी बड़ी तादाद में इनकाउंटर, इतनी बड़ी तादाद में इनकाउंटर में मारे गए अपराधी, इतनी बड़ी तादाद में उन अपराधियों के संपत्ति को जब्त करने की परिस्थितियां, ऐसा किसी दूसरे राज्य में नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो कौन सा होगा? सामान्य तौर पर किसी भी राज्य की राजधानी ग्राउंड जीरो होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में या तो गोरखपुर या फिर अयोध्या। और जैसे ही गोरखपुर का नाम आएगा आपको समझना होगा कि उत्तर प्रदेश की सियासत के भीतर सवर्णों के टकराव में खास तौर से एक तरफ ठाकुरवाद और दूसरी तरफ ब्राह्मण, इसकी उपस्थिति और इसका अतीत गोरखपुर से ही शुरू होता है। और गोरखपुर में खास तौर से गोरखपुर का मठ, उसकी पहचान क्या रही है? गोरखपुर यूनिवर्सिटी की पहचान क्या रही है? यह ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद का टकराव क्यों शुरू हो गया? और मौजूदा वक्त में जब ठोक दो की नीति को अपनाया गया राज्य की सत्ता द्वारा, तो उसके निशाने पर कौन कौन आए? हमें लगता है कि जब आप इन पन्नों को खोलना शुरू करेंगे तो आपके जहन में बहुत सारे सवाल तमाम जातीय समीकरण के मद्देनजर घूमना शुरू हो जाएंगे। जिक्र ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद से किया जाए, जिक्र गोरखपुर से किया जाए, जहां का रास्ता शायद आने वाले वक्त में योगी आदित्यनाथ के लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिला पाने में एक मुश्किल हालात ही पैदा करता है। वह जिस मठ से जुड़े हैं उस मठ की पहचान नाथ संप्रदाय के साथ रही है, लेकिन अयोध्या और राम मंदिर की पहचान सनातन से रही है। तो यह एक अलग परिस्थिति है। और क्या इसीलिए उसमें बदलाव के तौर पर गोरखपुर छोड़कर अयोध्या का रास्ता योगी आदित्यनाथ पकड़ना चाहते थे? हमें लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की राजनीतिक चौसर पर जाति और बाहुबल के उस समीकरण को समझ लीजिए, जिसके बाद आपके जहन में कुछ बातें बहुत साफ होंगी कि 2022 का चुनाव ना तो 2007 का चुनाव है जब मायावती सत्ता में आई थी, ना 2012 का चुनाव है जब अखिलेश यादव सत्ता में आए थे, और ना ही 2017 का चुनाव है जब ठसक के साथ इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी के विधायक चुनाव जीत गए और इतनी बड़ी तादाद में उसके पास बहुमत आ गया, जो एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत था। इन सब के बावजूद भी कुछ चीजों को समझ लीजिए। मायावती की पहचान या बीएसपी की पहचान कभी भी आंदोलन वाली पार्टी के तौर पर नहीं रही है। उनकी अपनी पहचान उनके अपने वोट बैंक के तौर पर रही है। उस वोट बैंक के साथ जो जुड़ जाए उसको लाभ होगा और उसकी एवज में उसे पैसा देना पड़ेगा टिकट पाने के लिए। और जब ब्राह्मणों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास मायावती करती हैं तो ब्राह्मणों के सामने एक संकट उत्तर प्रदेश में यह भी आता है, इतना सारा पैसा कहां से लाएंगे जो मायावती के साथ खड़े होने के लिए, टिकट पाने के लिए इतना पैसा दे दें। मायावती अगर पैसा फ्री कर दे टिकट बांटना ब्राह्मणों को, तो यकीन जानिए कि एक लंबी लकीर खिंच जाएगी जो बीएसपी के साथ खड़ी हो जाएगी। ब्राह्मणों का जिक्र इसलिए क्योंकि इनकी तादाद तकरीबन 13% है।
इसमें अगर भूमिहारों को मिला लीजिएगा, जो अपने आप को ब्राह्मण के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखते हैं, तो 16% हो जाएंगे। 2.5 से 3% के बीच में ठाकुर यानी राजपूतों की मौजूदगी है। तो मायावती रास्ता मुश्किल इसलिए ब्राह्मणों के साथ है क्योंकि वहां पैसा उसे चाहिए। समाजवादी पार्टी की मुश्किल यह है कि यादव एक दबंग के तौर पर उसकी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के भीतर में है और वहां पर ब्राह्मण उससे हिचक जाता है। बीजेपी के साथ मुश्किल ब्राह्मणों की यह आ गई है कि ऐसी परिस्थिति उसके साथ है जहां पर उसे लगता है कि बीजेपी ने कोई काम ब्राह्मणों की विचारधारा के अनुरूप किया नहीं है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया है, सिर्फ पुलिसिया काम किया है, और जो नजरिया रखते हैं वो ब्राह्मणिज्म या ब्राह्मण की विचारधारा के मातहत नहीं चलता है। उसमें अगर आप कहीं पर नमाज बंद करा देते हैं, मेला शुरू करवा देते हैं, कहीं पर आप मुस्लिम विरोधी स्थितियों को लाकर खड़ा कर देते हैं, कहीं कानून व्यवस्था मुस्लिम विरोधी नीतियों के मार्फत ही अगर उन लोगों के साथ खड़ी हो जाती है जो अपराधी सही लेकिन सत्ता के अनुकूल है, तो यह विचारधारा फिट नहीं बैठती। और इन सारी परिस्थिति में जो ब्राह्मण और ठाकुर का टकराव रहा, उस परिस्थिति में ब्राह्मणों के भीतर मौजूदा वक्त में एक ठाकुर सीएम को लेकर आक्रोश है। हालांकि वो साइलेंट है, अभी चुपचाप देख रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों में अगर हम कांग्रेस का जिक्र करें तो कांग्रेस के पास अभी संगठन जिले दर जिले खड़ा हुआ नहीं है। एक अलग लकीर खींचने की कोशिश अपने तौर पर प्रियंका कर जरूर रही है, लेकिन प्रियंका गांधी की सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि अगर उनके अपने वोट जो उनको मिलते रहे बीते 2 दशकों में, अगर उसको भी सबको जोड़ भी दें तो भी वह सत्ता कांग्रेस के लिए पाना मुश्किल होगा। तो एक अलग लकीर, चाहे वो महिलाओं को लेकर हो या दलितों को लेकर हो या किसानों का जिक्र हो, इन 3 परिस्थितियों में ना तो जाति समीकरण फिट बैठता है, ना ही बाहुबल फिट बैठता है, ना ही करप्शन फिट बैठता है, ना ही पैसा फिट बैठता है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सियासत इस तरीके से चकरगिन्नी की तरह घूमकर कांग्रेस के अनुकूल हो सकती है? बड़ा अनूठा सवाल है और बड़ा ही मुश्किल जवाब है, जिसका जवाब शायद तत्काल में नहीं है। तो आइए जरा इन पन्नों को इसलिए खोलने की जरूरत है क्योंकि शुरुआत जैसे ही हम गोरखपुर से करते हैं, आपके जहन में गोरखपुर यूनिवर्सिटी आनी चाहिए, आपके जहन में गोरखपुर मठ आना चाहिए। एक वक्त याद कीजिए, गोरखपुर मठ की पहचान क्या थी? दिग्विजयनाथ, उसके बाद महंत अवैधनाथ, उसके बाद योगी आदित्यनाथ, यही पहचान के तौर पर देखे। और उन्होंने बाकायदा चुनाव लड़ा है। उस चुनाव के दौर में जो मठ से निकलता था वो चुनाव जीत जाता था। कभी इंडिपेंडेंट, कभी हिंदू महासभा, कभी बीजेपी, यही परिस्थितियां रही हैं। लेकिन यह भी समझना होगा कि दिग्विजय जब थे और अवैधनाथ जब थे तो वह हिंदू महासभा के प्रतीक के तौर पर थे, वो बीजेपी और आरएसएस और जनसंघ के साथ नहीं जुड़े थे। लेकिन आज की तारीख में जब हम जिन बातों का आपके साथ जिक्र करना चाहते हैं उसमें जातीय समीकरण का एक लेप भी है, क्योंकि इस दौर में उत्तर प्रदेश पहली बार क्यों नजर आया कि वो सेलेक्टिव हो गया अपराध को थामने के लिए। क्योंकि जो जिस जाति को रिप्रेजेंट करता है और वो जाति अगर उस सत्ता के साथ जुड़ी हुई है तो उस पर कोई आंच नहीं आएगी। एक लंबी फहरिस्त है। लंबी फहरिस्त में आपके जहन में ब्रजभूषण शरण सिंह आने चाहिए, आपके जहन में ब्रजेश सिंह आने चाहिए, आपके जहन में धनंजय सिंह नाम आना चाहिए, बादशाह सिंह नाम आना चाहिए, रविशंकर सिंह उर्फ पप्पू नाम याद आना चाहिए, सुशील सिंह का नाम याद आना चाहिए, सोनू मोनू सिंह सुल्तानपुर के इनका नाम याद आना चाहिए, बबलू सिंह का नाम याद आना चाहिए, राजा भैया का नाम आपके जहन में आना चाहिए। पूरी लकीर जो हमने पढ़ी ये सभी ठाकुरों की लकीर है। क्या इनमें से किसी भी आपराधिक परिस्थितियों को जोड़कर उनके खिलाफ वैसे अपराधियों को ट्रीट किया गया है जैसे इसकी ठीक फहरिस्त के ठीक समानांतर ब्राह्मणों को चोट की गई? यानी बाहुबल की मौजूदगी सत्ता के साथ रहनी चाहिए। जो सवाल करेगा उस सवाल का जवाब उसको इनकाउंटर के जरिए या जेल में डाल कर दिया जाएगा।